नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। प्रस्तुत पाठ जो है जो नागार्जुन जी ने लिखा हुआ है। पाठ को शुरू करने से पहले हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई है। नागार्जुन जी मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बाल्या में मौलिक रचनाएं भी की है तथा संस्कृत, मैथिली एवं बाल्या अनेक अनुवाद कार्य भी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ के मिश्र साथ मिलकर एकमेक हो गया है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ का जो सारांश है वो पढ़ लेते हैं। मतलब लेखक ने, नागार्जुन जी ने हमें इस पाठ में क्या बताया है वह जान लेते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में वर्णन किया है। हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों का बहुत रमणीय वर्णन देखने को मिलता है। प्रकृति के विषय में लेखक की संवेदनशीलता का भी पता चलता है। उन्होंने अपने इस पाठ में हिमालय को पिता के रूप में, नदियों को उसकी पुत्रियों के रूप में और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। लेखक के मन के भाव जैसे शब्द बनकर इस गद्य में उभर रहे हैं। प्रकृति का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हम मानवों की ही भांति व्यवहार करती रही हो। नदियों के प्रति पल पल बदलती लेखक की सोच से हम अवगत होते हैं। वह विभिन्न स्थानों पर इन्हें भिन्न रूपों में दिखते हैं। उनके लिए यह कहीं पर बेटी, कहीं पर माँ, तो कहीं पर प्रेयसी के समान प्रतीत होती है। लेखक ने एक दार्शनिक व्यक्ति के समान हिमालय को उससे निकलने वाली नदियों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह कहानी हमें नदियों के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। तो देखिए, आपको पाठ का सारांश पढ़कर यह बात तो समझ में आ चुकी है कि इस पाठ में नागार्जुन जी ने हमें क्या बताया है। तो हिमालय के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है और हिमालय से बहने वाली नदियों को यहाँ पे विस्तृत स्वरूप में हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने वे लिखते हैं कि हिमालय जो है पिता के रूप में उन्होंने दर्शाया है हिमालय को, और हिमालय की बेटियाँ मतलब हिमालय से बहने वाली नदियाँ, उनको बेटियों के स्वरूप में लिया गया है। और यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने बताई है कि समुद्र जो है उसको अपने दामाद के स्वरूप में हिमालय के दामाद के स्वरूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो चलिए हम पाठ को शुरुआत करते हैं। मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, और जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। देखिए, यहाँ पे नदियों के बारे में लिखा है कि नदियाँ जो है बड़ी है, गंभीर है, शांत है और अपने आप में खोई हुई लगती है। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके प्रति मुझे बहुत आदर मन में है, और जब मैं हिमालय के ऊपर उसकी चोटियों पर चढ़ता हूँ तब वहाँ पर उनका रूप मुझे कुछ अलग सा प्रतीत होता है। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही
सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है? इनका उछलना और कूदना के भाव थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बताया है कि लेखक कह रहे हैं जहाँ पे इनका उगम स्थान है, जहाँ से ये शुरुआत करती है नदियाँ, वहाँ पे तो वो बहुत दुबली पतली होती है, लेकिन जब समतल मैदानों में ये उतरती है तो इतनी विशाल, इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि इनका पिता जो हिमालय इतना बड़ा होकर इतना प्यार हिमालय से पाकर भी अगर ये नदियाँ अतृप्त है, मतलब उनका मन शांत नहीं है, तो इनकी प्यास मिटाने वाला, इनके मन को शांति देने वाला कौन होगा। तो आगे देखिए, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, साहे इनका लीला निवेतन, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है। अब क्या कहा है, ये जो बर्फीली पहाड़ियाँ है, यहाँ से छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ से घाटियों में से ये बहती है, खेलते खेलते ये दूर आगे तक निकल जाती है। तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, वैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। अभी जैसे ये पहाड़ियाँ इलाका छोड़ती है, हिमालय को छोड़ती है, तो वो कहाँ पहुँच जाती है? जंगलों में पहुँच जाती है, जहाँ पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, वैल ऐसे आदि जंगल होते हैं, उनमें जाकर ये पहुँच जाती है और बीते दिनों को याद करती है। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, वुभाद्द, कापिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। अभी क्या बताया है कि हिमालय से इतनी अलग अलग ये नदियाँ बहती है, जो जैसे कि आँखों के सामने छोटी छोटी बेटियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ नाच रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा स्वयं कुछ नहीं है। हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। अभी क्या कहा है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा स्वयं ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन हिमालय से निकलने वाला एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये दो नदियाँ बहुत बड़ा रूप लेती है और समुद्र तक पहुँच जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। अभी क्या बोला है कि जिन्होंने इन्हें मैदानों में देखा है, इन नदियों को जो लोग मैदानों में देखते हैं, उनको तो यहाँ पर ये ख्याल आता है कि जैसे कि ये इतनी बड़ी नदियाँ बूढ़े से हिमालय के गोद में कैसे खेल रही होंगी। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अभी देखिए यहाँ पर क्या बताया है, कालिदास के विरही यक्ष
ने मेघदूत से क्या कहा था कि ये नदियाँ जो है इन्हें प्रेम देते जाना, वह तुम्हारी कौन है, प्रियसी है, वो तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होने वाली है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि काका कालेलकर जी जो है उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, माता के रूप में यहाँ उन्होंने दर्शाया है नदियों को। लेकिन माता बनने से पहले ये बेटियां बहुत अच्छे रूप में दिख सकती है। तो और एक चीज़ बताए, और बेटियों के बाद तो ये प्रेयसी अच्छे से दिख सकती है। तो आगे देखिए, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। देखिए अभी कवि इन नदियों को अलग अलग रूप में देखना चाहता है। जैसे कि सबसे पहले तो लेखक ने बताया है कि ये नदियाँ बेटियों के रूप में हिमालय के गोद में खेल रही है। बाद में वे कह रहे हैं कि ये एक प्रेयसी की तरह भी प्यार कर सकती है, और ये माँ की तरह ममता भी कर सकती है, और ये बहन के तरह प्यार भी लुटा सकती है। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, मन ताज़ा हो गुनगुनाने लगा। अभी और एक चीज़ क्या बोली है कि वो पानी इतना तरोताज़ा कर देता है मनुष्य को कि जैसे एक दिन बहुत थक गए थे लेखक और सतलुज नदी के किनारे जाकर पानी में पैर छोड़े बैठ गए थे। उस पानी में पैर छोड़ने के बाद उस पानी का असर ये होता है कि मन ताज़ा हो जाता है और मन गाना गाने लगता है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जऊ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चरित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। देखिए यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे से ये नदियों को हमारे सामने प्रदर्शित किया है। वो कह रहे हैं कि ये सतलुज नदी को वो कह रहे हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अपार है, तुम्हारा जो खुमार छाया हुआ है वो कभी हट नहीं सकता, और तुम्हारे ऊपर मैं बलिहारी जा रहा हूँ। तुम बेटी हो किसकी, हिमालय की, हिमालय तुम्हारा पिता है, परंतु चिंतित चुपचाप हिमालय है, क्योंकि ये जो बेटियां है तो बेटियों के पिताजी को तो हमेशा चिंता पड़ी रहती है। ये प्रकृति जो नटी है, इस प्रकृति नटी के चरित्र पट पर ये अद्भुत छाप गिराई है। किसने, हिमालय, क्योंकि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जिसका दूसरा कोई मोल नहीं है, हिमालय की जगह दूसरा कोई ले नहीं सकता है, और इस हिमालय से बहने वाली इन नदियों की जगह दूसरी कोई नदी नहीं ले सकती, और दूसरा कोई पानी का बड़ा जलाशय भी इन नदियों की जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस पाठ में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमें लेखक ने क्या बताया है कि हिमालय एक पिता के स्थान पर है, और ये जो हिमालय से बहने वाली विविध नदियाँ हैं वो नदियाँ उसके बेटियों की जगह पर उन्होंने रखी है। और भी लेखक ने इन नदियों को अलग अलग उपमाएं दी हुई है, जैसे कि नदियों को उन्होंने बेटी कहा है, माता कहा है, बहन कहा है, या प्रेयसी भी कहा है। मतलब
ये जो नदियाँ है ये हमारे जीवन में अलग अलग रूप लेकर आती है और अलग अलग रूप के साथ अलग अलग खुशियाँ भी हमारी गोदी में बांटे जाती है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसका पूरा एक्सरसाइज जो है, स्वाध्याय जो है, वो आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।